अदब अगर अमल है ना तो नफ्सियात उसका रद्द अमल है। अगर नफ्सियात अमल है तो अदब उसका रद्द अमल है। यानी दोनों मोहतरम तलबा तालिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि खुदाए कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में भी रखे। आज आपके सवालों की रोशनी में हमारा मौजू वो तनकीदी मैदान में अदब और नफ्सियात का बाहमी रिश्ता, हम इसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात करेंगे और इसके पस मंज़र के तौर पर इसके मानी और मफ़हूम को जानेंगे और इसका अदबी नुक्ता नज़र भी देखेंगे। क्या वज़ाहती तौर पर मुझे और आपको इनके माबैन एक ताल्लुक़ उनसर या एक तर्जुमानी के तौर पर मिलता है जो अदब और ज़िंदगी के तर्जुमानी के एतबार से हम जानते हैं। हमारे मौजू के इस वक्त 3 अल्फाज हैं। पहला अदब, दूसरा नफ्सियात और तीसरा रिश्ते के एतबार से है। हम इन तीनों को वन ब वन एक लफ्ज़ी मानी के एतबार से, फिर ओवरऑल इसकी तारीफ़ और फिर दूसरे नुक्ता नज़र इसे देखेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ वाज़ेह होती है उसके मानी और मफ़हूम के नुक्ता नज़र से, तो फिर वो चीज़ हमारे सामने आसानी के साथ अपना मफ़हूम और पस मंज़र वाज़ेह करती है। अदब, जिसको अंग्रेज़ी में लिटरेचर भी कहते हैं, उर्दू में जिसका मानी लिया जाता है वह सलीका ज़िंदगी के एतबार से है। यानी जब हम अदब को इंसानी ज़िंदगी के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो अदब क्या है? इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी है जो तकरीरी और तहरीरी दोनों अंदाज में हमें सफ़े करतास में मिलता है, या उसको हम बोलने के एतबार से, सुनने के एतबार से हम देखते हैं, जिसे नाजरीनों सामोइन के नाम से भी हम अक्सर औक़ात जानते हैं। तो अदब क्या है? इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास सलीका, एक लाइफ स्टाइल देता है जो कुदरत, फितरत और नेचर के कवानीन के मुताबिक है। तो लिहाजा अदब क्या है? वो सरचश्मा है। अदब क्या है? वो मरकज़ है जो इंसान को एक सलीकामंद होने का उनसर देता है। दूसरी चीज़ हमारे सामने वो मौजू के एतबार से वह नफ्सियात। नफ्सियात इंसानी रवैये का नाम है, इंसानी ज़हनी कैफियत का नाम है जो हम अपने ख़यालात की सूरत में, अपने वो इमेजिनेशन की सूरत में रोज़मर्रा के मामलात में बुरुए कार लाते हैं। उस ज़हनी कैफियत को नफ्सियात का नाम दिया जाता है। अगर हम तनकीद के मैदान की बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने एक नज़रिया भी पेश किया था जिसे नज़रिया तहलील नफ्सी कहा जाता है। उसने इसके मुताबिक इंसान की ज़हनी कैफियत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो हम इसको तफसीली बहस में नहीं करके सिर्फ इसका थोड़ा सा टच दिया है ताकि आसानी के साथ हमारा ये मौजू सामने आ सके। तीसरे हमारे मौजू का लफ्ज़ वो है रिश्ता, यानी ताल्लुक़, नाता कह लें, रिलेशनशिप कह लें या लिंक कह लें। अब इन दोनों को हमने बाहम राबता, बाहम नाता या ताल्लुक़ वजाहत करनी है कि क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं भी या कि नहीं भी हैं। अगर हैं तो किस अंदाज में, ये सारी बात है। तो पहले हम इसकी तारीफ़ें देते हैं तो तारीफ़ के नकादों की राय की रोशनी में अदब और नफ्सियात के बाहमी मिलाप की तारीफ़ वो क्या बनती है कि वो तहरीर जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाले अदब के मानों में आती है। ये अदब की मुख्तसर सादा लफ्ज़ों में हमारे पास तारीफ़ आ गई है। तो लिहाजा बात कहने के ढंग को अदब कहा जाता है, क्योंकि इसी वजह से हमने ये बात शुरू में भी की कि अदब तनकीदे हयात भी है, अदब क्या है? ज़िंदगी की तर्जुमानी भी है। तो लिहाजा बात करने का अंदाज़, बोलने का फ़न जो तहरीरी तौर पे भी होता है और तकरीरी तौर पर, दोनों एतबार से वो अदब के मानों में हमारे सामने आ जाता है। अब हम आते हैं इसकी नफ्सियात की तारीफ़ के हवाले से कि वो ज़हनी रवैये और सूरत हाल, वो ज़हनी रवैये और सूरत हाल जो इर्द गिर्द माहौल पर असर अंदाज होती है वो नफ्सियात के मानों में हमारे पास आ जाती है। अब इर्द गिर्द माहौल क्या है? उससे इंसान का ख्याल, इंसान का रवैया, इंसान के नज़रियात वो जन्म लेते हैं। अब इस चीज़ को देखें तो पहले आ जाती है हमारे पास तख़य्युल की बात, ख्याल की। जब ख्याल होता है तो एक चीज़ तख्लीक होती है। वो तख्लीक क्या है? वो लफ्ज़ है, वो जुमला है, वो पैराग्राफ है, कोई नज़रिया है, कोई सोच है, कोई फ़िक्र है, वो तख्लीक होती है। फिर उस पर होती है तहकीक,
اس کی ریسرچ کی جاتی ہے کیا یہ اس موقع محل کے مطابق درست ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ نقطۂ نظر کی وضاحت کے طور پہ۔ پھر اس پہ آتی ہے تنقید۔ جب تنقید آتی ہے تو اوورال پھر وہ ادب جنم لیتا ہے جو مجموعی طور پر زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ تخلیق ہونے کے بعد اس پر تنقید ہوتی ہے۔ تنقید جب ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کر لیا جاتا ہے، تب جا کر وہ ادب پارا بنتا ہے، وہ فن تعمیر ہوتا ہے اور ادب کی زندگی کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نفسیات انسانی ذہن کے مختلف رویے کا نام ہے جو تاثراتی طور پر اور اس کے معیارات کو باہم آگے لے کے چلنے کا نام ہوتا ہے۔ اب وہ جو تاثرات ہوتے ہیں، جو معیارات قائم ہوتے ہیں، لیول ہوتا ہے یا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ ماحول، فطرت، اظہار خیال کی صورت میں اور اس تخیل کی صورت میں جس سے وہ شروعات ہوئی تھی، اس سے وقوع پذیر ہو کر وہ منظر عام پر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز سامنے ہمارے آ گئی کہ اس کے اندر ماحول، فطرت کا تقاضا، اظہار خیال کا، تخیل کا ایک باہمی اور معتبر ایک رشتہ اور ناطہ ہوتا ہے جو اس کو ادب کے ساتھ جوڑ کر نفسیات کے مابین تعلق قائم کر کے انسان کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے سادہ لفظوں کے اندر، ادب اگر عمل ہے نا تو نفسیات اس کا رد عمل ہے، اگر نفسیات عمل ہے تو ادب اس کا رد عمل ہے، یعنی دونوں انداز میں بجا کہنا ہوگا، کیونکہ یہ انسان کی اس ذہنی کیفیت ہے جو اس کو ادب کے معنوں میں با ادب، بے ادب یا کسی بھی انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ترجمانی تخلیق حسن کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کی ترجمانی ادب ہے۔ ادب کیا ہے؟ انسانی رویے سے وقوع پذیر ہو کے اس کے ساتھ کنیکٹڈ یعنی جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جس طرح انسانی جسم اور روح جڑا ہوا ہے تو انسان جاندار کہلاتا ہے، بالکل یہی چیز کہ انسان کے اس ادب اور نفسیات کے مابین بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے جو انسانی جسم اور روح کا ملتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے یہ بڑی باریکی اور سادہ لفظوں کے اندر جانا کہ ادب اور نفسیات کا رشتہ کیسا اور کیوں کرے، یہ آپس میں باہم مربوط جڑے ہوئے ہیں۔ موضوع طلبہ، ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا یہ موضوع مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میرے اور آپ کے جو خیالات ہیں، میری اور آپ کی جو نفسیات ہے، ذہنی رویے، ان کا ادب کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق موجود بھی ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔